अब वो इस बात पे वो कहते थे जी पहलगाम में जिक्र करें, और ज़रा इनडायरेक्टली पाकिस्तान का जिक्र करना चाहते थे, वो नहीं हुआ, तो उन्होंने साइन नहीं किए। ठीक है, फिर वो चले गए और ज़ाहिर है वो बात फिर आगे नहीं बढ़ी। इलामिया नहीं फिर वो जारी जी किया। इलामिया तो अगर जारी इलामिया तो जारी नहीं हुआ, लेकिन इन जो सारे वज़रा हैं वो किसके साथ खड़े हो गए? ख्वाजा आसिफ के साथ, पाकिस्तान के साथ। अच्छा मेरी इतलात के मुताबिक बांग्लादेश के वज़ीर दिफा इनसे मिले हैं, ख्वाजा आसिफ से, और बड़े पुरतपाक मिले हैं। फिर एक और अहम वज़ीर दिफा इनसे बड़े पुरतपाक अंदाज में मिले हैं, वो ईरान के वज़ीर दिफा हैं। अच्छा, ठीक है। अब ईरान के वज़ीर दिफा का चीन में पाकिस्तानी वज़ीर दिफा को मिलना एक बड़ा सिंबॉलिक अहमियत है ना उसकी, और ये बात किसको बुरी लगेगी? भारत को। तो ये हुआ है, तो ये अंदर की कहानी है। मतलब है शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान जो है वो एक की और सेंट्रल उसके तौर के ऊपर सामने आया है, और भारत को इग्नोर किया गया, राइट टू रिप्लाई भी नहीं दिया गया, और उसके साथ साथ जो उनका पहलगाम वाला भी उसमें इंक्लूड नहीं किया गया, और दोनों वज़राए दिफा ने शेक हैंड भी नहीं किया। अब मैं बड़े अदब से कहूँगा कि ये अच्छी बात नहीं है। ये दोनों वज़राए दिफा को चाहिए कि वो हाथ मिलाएं। देखें, आपने फैसला कर लें कि आपने अच्छे तरीके से पड़ोसियों की तरह रहना है या नहीं रहना। ये क्या मजाक है? कभी हम कह रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं, कभी लड़ाई हो रही है, कभी क्या हो रहा है। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। देखें, इसमें पाकिस्तान ने हमेशा पहल की थी। पाकिस्तान ये नहीं कर सकता अब कि वो पीछे भागते रहें भारत के साथ। पहले हम ये होता था कि इमरान खान का आपको याद है ना कि मोदी टेलीफोन नहीं करता, फ़ोन नहीं उठाता, तो ये पाकिस्तान ने, मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा अच्छा वो किया। अगर भारत पहल करेगा तो ठीक है, पाकिस्तान उसको रेसिप्रोकेट करेगा। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश बारहा कर चुका है कि पहल करके बातचीत के लिए भी और हर हवाले से, लेकिन भारत वो ख़ुद को एक जो एक उसमें था, एक जोम में था कि हम जो है इस रीजन की पावर हैं और हम जिसको चाहें बुली कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की तरफ से ठीक है। अगर वो नहीं फ़खर मैं अब आप अगेन ना पाकिस्तान में मैं नहीं चाहता कि मैं इंडिया बैशिंग करूं, और मैं इंडिया मुखालफीन में नहीं हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ, ज़ाहिर है इस मुल्क का से पहला प्यार हमारा ये मुल्क है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं चाहता हूँ कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ठीक हों। जो आपने फरमाया ना कि जी हमने पहले की ठीक है आपने, लेकिन कुछ पुरानी बातें भी हैं ना। शायद पुरानी बातें मैं आपको गिन के सुना देता हूँ, फिर आप वो करेंगे कि वो जब चल के आ गए थे आपके यहाँ, तो आपने क्या किया? कारगिल कर दिया। वाजपेयी साहब आए, आपने कारगिल, वो अब दो नहीं, मैं अभी तक गिनवा देता हूँ ना, मैं अभी तक गिनवा देता हूँ। तो इशू ये है कि जब ये कुरेदने शुरू करेंगे ना, हम उनको पत्थर मारेंगे, वो हमें पत्थर मारेंगे, इससे निकलें बाहर। ये हमें एज मीडिया मैन, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस रीजन, दोनों को समझाना होगा। लड़ाई पता है कब होती है? दोनों में से कोई एक भी अक्लमंद होना लड़ाई नहीं होती, और दोनों ही बेवकूफ़ होना तो तब लड़ाई होती है। ये दोनों को मैं नहीं शाह जी, मैं इस बात से इसलिए मुत्तफिक नहीं हूँ। देखें, लड़ाई तब होती है जब पावरफुल, अगर वो अक्लमंद ना हो और अपनी ताकत का बार बार जो है वो दूसरे को दबाने की कोशिश करे, तो तब भी जो है ना वो लामहाला फिर यही होता है। जो एक कमज़ोर होता है फिर वो अपने दिफा के लिए सब कुछ जो है, तो ये इसमें आप वो बार बार कहते हैं ना कि हमारा कसूर ज़्यादा है या नहीं, मैं माजी की बातें बता रहा हूं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो ये जब तक अब जो भारत, देखें स्टेट की पॉलिसी हमेशा रिफ्लेक्ट होती है लीडर की जो माइंडसेट होता है या उसकी सोच है, या जो एक नज़रिया लेके आया। भारत की पॉलिसी टोटली चेंज हो गई है। इवन विद इन इंडिया भी जो है वो सेक्युलर इंडिया वाला जो एक उनका इमेज था, वो खुद कहते हैं कि हमारा सेक्युलर इंडिया कहाँ गायब हो गया। तो ये एक 2014 के बाद से भारत की सारी सोच, सारी पॉलिसी और सारे नज़रियात सब कुछ तब्दील हो गए। फ़खर, अगर भारत की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करें तो सारे पड़ोसियों को कोई ना कोई नाराज़गी है। ठीक है, ये भारत को चाहिए कि इसके ऊपर गौर करें। भारत इस तरह अगर अपने पड़ोसियों के साथ रहेगा तो नुकसान होगा। हम बात करें पाकिस्तान और भारत की, माजी में बहुत सारे रेफरेंस दिए जा सकते हैं जिसमें हमने पाकिस्तान में ब्लेंडर किए हुए दिए जा। ये मौजूदा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आई बिलीव कि वहाँ पे भारत में भी ये बात सुनी जाएगी और इस बात को समझा जाएगा कि हम पड़ोसियों से बेहतर तरीके से रहें। खैर आगे चलते हैं। हाँ, मुझे ये बताएं, वो आपकी किसी टॉप ऑफिशियल के साथ भी बात हुई जो ईरान में ख़ासतौर के ऊपर गिरफ्तारियाँ हुई थी मोसाद के एजेंट्स के हवाले से, जिन्होंने बड़ी ख़तरनाक किस्म की कार्रवाइयाँ की हैं वहाँ पे, उसमें किस किस मुल्क के लोग शामिल हैं और क्या क्या उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट के हवाले से सामने? अच्छा, सोशल मीडिया पे बहुत सारी ये चीज़ें चल रही थी कि इंडियंस गिरफ्तार कर लिए उधर,
तो मेरी ना ईरान के एक टॉप ऑफिशियल से रब्ता हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि जी हमने, अगेन मैं अफ़गानिस्तान के मुखालिफ नहीं हूँ और अफ़गानों को मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। उन्होंने कहा जी हमने जी आप किसी के मुखालिफ नहीं, मैं मुखालिफ नहीं हूँ, क्यों हम मुखालफत हो, ज़ाहिर है क्यों, वाई वी शुडंट बी। लेकिन उन्होंने कहा कि अफ़गान नेशनल्स कुछ हमने गिरफ्तार किए जिनके ऊपर इस जासूसी का इल्ज़ाम है या अभी साबित भी हो चुका है? नहीं, मेरे ख्याल में को 3 बंदों को तो उन्होंने सजा दी है। सबसे पहली बात हुई है कि ईरान के अंदर अपने जासूस बहुत ज़्यादा है, कि ईरान की जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप मार दी गई तो किसका नाकामी थी? ईरान की नाकामी थी ना, ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी की नाकामी थी, ईरान के जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी नाकामी थी। सबसे पहले तो वो सबसे ज़्यादा जासूस खुद ईरानी है, उसके बाद और लोगों को भी यूज़ करते हैं। और उन्होंने कहा कि जी अफ़गान नेशनल हमने पकड़े हैं। अगेन मैं जो कह रहा हूँ ना कि कोई एक नेशनल को गलत काम करता है उसका मतलब पूरी कौम नहीं होती। अल्लाह माफ़ करे, माजी में हुआ कि पाकिस्तानी कुछ इंटरनेशनली गलत कामों में मुलव्वस हो, क्या पूरे मुल्क को जो है ना वो दोष, तो अगर कुछ अफ़गान नेशनल पकड़े गए हैं ईरान में, इसमें पूरे अफ़गानिस्तान का या पूरे अफ़गानों का कोई कसूर नहीं है। ये बात मतलब कोई रियासत नहीं भेजती आपको जो है जाके वहाँ पे कोई दहशतगर्दी करो या ये जासूसी करो, ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी वो होती अपनी चॉइसेस है। हाँ, अपनी बिल्कुल। रियासतें बाज़ का खुद भी भेजती है, लेकिन इस तरह की नहीं, वो अपनी उसके स्टेट की उसके ज़रिए वो भेजते हैं, वो ये नहीं कि मतलब वो मुसाद के बिहाफ पे वहाँ पे वो जासूसी करे। अच्छा ये बताएं कि इब्राहिमिक अकॉर्ड अगस्त 2020 में ट्रंप साहब ने शुरू किया था कि जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उनकी सुलह करवाई जाए इसराइल के साथ। तो इब्राहिम की फॉलोअर्स, औलाद नहीं, वो मुझे हमारे नेशनल असम्बली के जो हैं खतीब हैं, इमामत कराते हैं, तो वो दुरुस्तगी हमारी करते रहते हैं। अच्छा, बड़ी मेहरबानी उनकी। तो हमारे बड़े भाई हैं, तो उन्होंने पैगाम दिया था, उन्होंने कहा जी वो औलाद नहीं, वो उनके फॉलोअर्स हैं। तो मैंने कहा जी मैं इस चूँकि नाजुक मामला है मैं इस पर बात नहीं करता, तो आप बताएं कि ये सुलह हो जाएगी कोई या क्या होगा अभी? अच्छा शाह जी, इस पे आज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बयान है और बड़े अहम शख्सियत का है, वो है स्टीव विटकॉफ, जो ट्रंप के खसूसी नुमाइंदा हैं ये मिडल ईस्ट के हवाले से, और जो कि ईरान और अमेरिका की न्यूक्लियर डील के हवाले से भी ये बातचीत और जो सारा अमेरिका की वो लीड कर रहे थे, उनकी तरफ से आज आया बयान। और उन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्दी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट और एक अहम पेशरफ्त होने जा रही है, और वो है एक्सटेंशन, हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं जो इब्राहिमिक जो अकॉर्ड है उसमें, और उसमें मज़ीद ममालिक नए शामिल होने जा रहे हैं। फिर उसके साथ साथ अगर आपको याद हो कि जो 2020 वाला जो इब्राहिमिक अकॉर्ड में इनिशली यूएई मेन प्लेयर था इसमें, जो मिडल ईस्ट में जो जिसने साइन किया, और दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी जो ताल्लुकात भी शुरू हो गए, एम्बेसीज भी दोनों ने बना ली यहाँ पे। बहरैन था, उसमें फिर सूडान ने भी कुछ रजामंदी ज़ाहिर की थी, और उसके साथ साथ मोरक्को ने भी इसके हवाले से कुछ रजामंदी ज़ाहिर की। अब स्टीव विटकॉफ जो इशारा दे रहे हैं उसमें बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये फिर कोई शायद मज़ीद कुछ ममालिक जो है इसमें वो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप ट्रंप का देखें, ट्रंप ने जो कल परसों खिताब किया है जो नेटो समिट में, उसमें उसने ये कहा था कि वो जो चाहते हैं कि सऊदी अरब भी जो है वो इसराइल के साथ ताल्लुकात को बेहतर करे और उनके साथ सफारती ताल्लुकात शुरू करे। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये मिडल ईस्ट और जो मीना रीजन है, जो मिडल ईस्ट एंड नॉर्दर्न अफ्रीका है, उसके कुछ ममालिक मज़ीद शायद ये शामिल हो जाएँ इसमें, और ये इसराइल को बाकायदा तौर के ऊपर तस्लीम एक रियासत के तौर के ऊपर वो शुरू करें। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं समझता हूँ कि ये इस रीजन के अंदर होने जा रही है। वैसे पिछली दफ़ा जो इब्राहिमिक अकॉर्ड के तहत ये जो 3 मुल्कों का नाम था जिन्होंने इकट्ठे तस्लीम करना था इसराइल को, एक था सऊदी अरेबिया, दूसरा था इंडोनेशिया और तीसरा था पाकिस्तान। अच्छा, और मेरा ख्याल है कि अभी इसमें ये तीनों नहीं होंगे, पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जितना भी हो जाए, ये एक कहा जाता है ना कि सऊदी अरब अगर करेगा तस्लीम तो पाकिस्तान के लिए रास्ता जो है वो हमवार हो जाएगा। पाकिस्तान में अभी मुश्किल है इसका, कोई भी चाहे वो मिलिट्री लीडर आ जाए, कोई सियासतदान, कोई जितना भी पॉपुलर आ जाए, वो कोई अभी तक जो है मैं नहीं समझता
कि वो इसराइल को तस्लीम करने की ये इतनी बड़ी कोई हिम्मत और जुर्रत दिखा सकता है। चाहे वो सऊदी अरब कर भी ले तो उसके बाद भी पाकिस्तान को शायद एक दहाई चाहिए होगी माइंडसेट बनाने के लिए और उसके लिए। तो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान का मुझे नहीं लगता कि कोई इसराइल को तस्लीम करे, और सऊदी अरब के लिए भी अब ये शायद मुश्किल हो जाएगा, खासतौर पर जो गजा में अगर कोई भी मुल्क तस्लीम करे सबसे पहले लोग पूछेंगे कि आपने गजा के ऊपर क्या किया था, गजा के लोगों का क्या किया, क्या उनके लिए हासिल क्या किया। या तो यह कि आप कबूल करें और गजा के लिए कोई इतनी बड़ी चीज़ ले लें। टू स्टेट जो फार्मूला है आप फिर इस फ़लस्तीन को भी एक अलहदा रियासत के तौर के ऊपर तस्लीम करवाएं, तो उसके बाद शायद ये कोई रास्ता हो सकता है।